आनंद सागर की रामायण से एक बड़ा किरदार राम। जब भी हम राम शब्द की कल्पना करते हैं तो एक चेहरा हमारे जहन में आता है, एक ऐसा चेहरा जो एक अमिट छाप देशवासियों पर और तमाम सनातन प्रेमियों पर छोड़ चुके हैं। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने आप को राम के रूप में हमेशा हमेशा के लिए जीवंत कर लिया। कुछ दिनों बाद वो राम का किरदार निभाने वाले राजनीति में आते हैं। उसके बाद एक ऐसी जगह से जहां उन्होंने जन्म लिया, जिसे क्रांति की धरा कहा गया, मेरठ से वो सांसद बनते हैं और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं माननीय सांसद और राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी। आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले एक कलाकार के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद राजनीति में आए। आप दोनों में से किस में खुद को सहज महसूस कर पाते हैं? दोनों में फ़र्क बहुत है। एक में मैंने बहुत सारे साल गुजारे हैं। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में गया है, टेलीविज़न में गया है, और राजनीति में आए हुए तो अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं बिल्कुल। और दोनों फ़र्क हैं, पर यहाँ भी, वहाँ तो खैर मैं सहज था ही था, पर यहाँ भी मैं अब अपने आप को बहुत काफ़ी सहज महसूस करता हूँ ना। रामनीति और राजनीति में दोनों में क्या फ़र्क है सर? क्योंकि आपने दोनों किरदार आप निभा रहे हैं। रामनीति और राजनीति क्या कहती है? राजनीति में तो सबसे बड़ा ये उसूल ये है कि अपने आप को कैसे सरवाइव करना है, अपने आप को बचा कर कैसे रखना है, और बचाते हुए अपने आप को ऊपर कैसे लेकर जाना है। जबकि रामनीति जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए होती है कि हमें कल्याण कैसे करना है, हमें जन सेवा कैसे करनी है, हमें परिवार का ख्याल कैसे रखना है, हमें रिश्ते कैसे निभाने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रामनीति में आती हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। राजनीति का एक ये पहलू भी है कि जब आप मेरठ में थे, लगातार लोगों के बीच में थे और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे, तो कुछ ऐसे लोगों के मत थे कि शायद आप सांसद बनने के बाद मेरठ ना रहें। लेकिन अभी जो दृष्टिकोण बन रहा है वो लोगों का लगातार बदल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो लगातार बीच में रहते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं। तो आपने उस बात को सुन के खुद को बदला, या पहले से आपका ये मन था कि मुझे जनता के बीच में ही रहना है? मेरा ज़िंदगी में शुरू से उसूल रहा है कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरे मन के साथ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। उस काम को मैं हाथ में ही नहीं लेता। क्योंकि मेरी जीवन में वैचारिक ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। मैं विचारों के रूप से एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ वो मन लगा कर करता हूँ, और लेता भी तभी हूँ, एज आई सेड इट। तो जब ये तय हो गया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं इस काम को भी उतनी ही ईमानदारी से करूँगा जितनी ईमानदारी से मैंने अपनी ज़िंदगी जी है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये लोगों की बात सुनकर मैंने अपने आप को बदल दिया और मैं यहाँ काम करने लगा, या यहाँ मैं दिखाई देने लगा, या मैं लोगों की समस्याएं सुनने लगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ, उसको लेकर के काफ़ी जो है सियासत हुई है। आपने लिखा था कि जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम। आपने पहले ही से ट्वीट किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर जब चर्चा शुरू हुई तो फिर इसे डिलीट कर दिया। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला कुछ भी नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। इसको राई का पहाड़ बना दिया गया था बेसिकली। यहाँ राजनीति में आने से पहले हमारे यहाँ से रोज़ एक ट्वीट जो है वो हम भेजते थे। रोज़ एक ट्वीट, हमारा नया ट्वीट जाता था, मोटिवेशनल ट्वीट होता था वो, और या कुछ हम सीख दे रहे होते थे कुछ में। तो ये उसी का एक हिस्सा था। लेकिन इसका टाइमिंग जो है वो ऐसा हुआ है कि राजनीति में आने के बाद किसी एक पर्टिकुलर दिन, मतलब जिस दिन मैं यहाँ से चुनाव प्रचार करके, जिस दिन मेरा चुनाव हो गया उस दिन, मतलब वोटिंग हो गई थी, उसके बाद मैं जिस दिन गया, ये उस दिन ये जो ट्वीट था वो आ गया, और लोगों को ये लगा कि मैंने इसको चुनाव को लेकर ये ट्वीट किया है, जबकि ये उन्हीं ट्वीट्स का एक हिस्सा था। आप देखिए तो इस ट्वीट में भी एक हमें सीख मिलती है कि हम कैसे लोगों पर वो कर लेते हैं आँख बंद कर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये राजनीति को लेकर ट्वीट किया गया था,
एक ट्वीट था जो हमने तैयार किया हुआ था, और जो पोस्ट करता है उसने वो उस दिन पोस्ट कर दिया जिस दिन मैं यहाँ से चुनाव लड़कर गया था। तो इसलिए उसको इतनी ज़्यादा वो तूल पकड़ गया सारा मामला। और फिर जब मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आए, नॉट ओनली दैट कि लोगों के फ़ोन्स आए, मुझे पार्टी से भी फ़ोन आया, बहुत सारी जगहों से फ़ोन आया कि ये क्या है, ये क्या, क्यों लिखा है आपने। मैंने कहा भाई लिखा तो इसलिए था, बट ठीक है आपको नहीं समझ में आ रही है बात तो मैं इसे हटा लेता हूँ। मैंने हटा दिया, दैट्स इट, सिंपल। दरअसल जब आप चुनावी मैदान में थे तो उससे पहले 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बाल रूप विग्रह की स्थापना हुई और आप वहाँ एक बड़े किरदार में थे, लोग आपको देख रहे थे। लोग लगभग जो लोग वहाँ मौजूद थे वो आप ही को राम मानकर आपके चरण वंदना करते हैं, वो आज भी हम लोग देखते हैं। उसी के बाद फिर ये फैसला आया सामने कि मेरठ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आप एक बड़े बहुमत से आप जीत हासिल करेंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपने एक बात कही कि खेला हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि ऐसी बात सामने निकल कर आई कि कुछ तो खेला हुआ है? नहीं, मैंने तो ये शब्दों का इस्तेमाल, ये खेला शब्द का इस्तेमाल तो मैं तो नहीं करता कभी भी, मैं आपको सच बताऊं। पर हाँ ये ज़रूर है कि जो हालात राजनीति में चुनाव से पहले थे वो नहीं रहे। कुछ बातें ऐसी हुई जिनकी वजह से ये वोटिंग पैटर्न जो था वो काफ़ी चेंज हुआ। तो जैसा सोचा था कि भाई बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, वो नहीं हो पाया, बट दैट्स इट। अच्छा, मैं भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ और ये सवाल अब इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि वो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो पूरा देश उसको जानना चाहता है। कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी अयोध्या में चुनाव जीती। उसके बाद अब वहाँ पर एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, एक नेता द्वारा एक बच्ची का रेप किया जाता है, उस पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई। आप उसको लेकर क्या कहते हैं, आपका क्या मत है उस चीज़ को लेकर के? नहीं, वो जितना घिनौना काम वो हुआ है, जितना घिनौना कृत्य हुआ है, अमानवीय है, एब्सोल्युटली नृशंस है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसके लिए बुलडोज़र अगर चला तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक चला है वो। मतलब राम की नगरी में अगर ऐसा हो रहा है तो बुलडोज़र ठीक चला बिल्कुल। बुलडोज़र क्यों नहीं चल सकता फिर किसी के ऊपर जो इस तरह के काम करते हैं? कहीं तो इंसान को सीख मिलनी चाहिए। एक ये भी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके पास राजनीति में आने के लिए वो पहला फ़ोन कॉल क्या था? दरअसल सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अरुण गोविल जो कितनी बड़ी शख्सियत, एक पूरे भारतवर्ष में जिनकी पहचान है, वो राजनीति में आखिर क्यों आए? किसका पहला फ़ोन कॉल था? किसने आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? देखिए, मैं राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग ये कहते हैं ना कि सारी बातें जो है वो खोल कर नहीं बताई जा सकती। मैं बताऊं आपको, राजनीति में मुझे आने के लिए बहुत पहले से ऑफर्स आते रहे हैं, आज से नहीं, बहुत बरसों से आते रहे हैं मुझे ऑफर्स, पर मेरा मन कभी था नहीं राजनीति में आने का। पर उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ बैठे बैठे अचानक मेरे मन में आया था कि मैंने जन सेवा जो है, आध्यात्मिक सेवा है या धार्मिक सेवा है, वो तो मैंने बहुत की है रामायण के द्वारा, लेकिन मैंने जिसे मतलब जन कल्याण सेवा जिसे हम कहते हैं फिजिकल 1-to-1, वो उस तरह की सेवा मैंने नहीं की है। तो एक थॉट मेरे दिमाग में आया और आके चला गया बस। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरे नाम जो है वो टेलीविज़न में आना शुरू हुआ। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि देखो तुम्हारा नाम टेलीविज़न में आ रहा है, मैंने भी देखा, तो मैंने कुछ कहा नहीं किसी से। फिर मुझे एक दिन, मतलब जब नाम फाइनली मेरा अनाउंस हुआ, उससे 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि हम ऐसा सोच रहे हैं। तो किसका फ़ोन आया था सर? वो मैंने नाम बताना मेरी फितरत में नहीं है। जी। पर किसी बड़े ही व्यक्ति का फ़ोन आया होगा, छोटा व्यक्ति तो फ़ोन नहीं करेगा। नहीं, बस यही जानना चाहते हैं कि वो एक टॉप सीक्रेट जो पूरा देश जानना चाहता है। नाम बताने का कोई अर्थ नहीं होता इन बातों में, मैं नहीं मानता बिल्कुल। पर एक शीर्ष के हमारे बहुत नेता हैं, उनका फ़ोन आया कि ऐसा है, हम ये सोच रहे हैं, तो व्हाट डू यू से। और मेरे मन में पता नहीं कैसे वो आया कि मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके विद मी, बस। और मेरा नाम फिर मेरठ से अनाउंस हो गया,
क्योंकि मेरठ में शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि भाई मेरठ से ये व्यक्ति जन्म हुआ है इसका, वहाँ ये वहाँ पढ़ा है। मैंने मतलब मेरे जीवन के मैंने 22 साल मेरठ में निकाले हैं टोटल मिलाकर, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि इनको मेरठ से हम खड़ा करें। एंड दैट्स इट, हियर आई एम। तो राजनीति में आने के बाद जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आपने ट्वीट किया, तो जिस तरीके से आपकी एक छवि एक राम के रूप में आपकी कल्पना की जाती है, तो आपने लगातार मोटिवेशन दिए। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उन तमाम आपके पोस्ट को एक मोटिवेशन के तौर पर लिया, अपने जीवन में उसका अनुसरण किया। अब वो क्या राजनीति में आने के बाद आने बंद हो गए हैं? क्योंकि आपने बताया कि मेरे एक ट्वीट पर जो है उसको गलत ले लिया था। मैंने वो जो सिलसिला था वो बंद कर दिया, बिकॉज राजनीति में आते ही उसके कुछ अलग मतलब हर चीज़ के निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो मैं वो कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करूं अपने चारों तरफ, इसलिए मैंने वो जो ट्वीट्स का, जो मोटिवेशनल ट्वीट्स का जो सिलसिला था वो बंद कर दिया। क्योंकि कोई हर ट्वीट कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना से जाकर जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने वो अभी फ़िलहाल उसको रोक दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद किरदार थोड़ा सा तो बदला है, ये कह सकते हैं। किरदार नहीं बदला, किरदार तो वही है मेरा आज भी। मेरा आज भी वही, जिन बातों पे मेरा यकीन है, जो बातें मेरी ज़िंदगी है वो मैं आज भी वही करता हूँ। मेरा व्यवहार नहीं बदला, मेरी सोच नहीं बदली, मेरे विचार नहीं बदले हैं, कुछ नहीं बदला है बिल्कुल भी। हाल ही में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें क्रीमी लेयर और सब कोटा की बात हुई है, इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो ठीक है, माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। इन चीज़ों में क्या होता है, समय समय के हिसाब से जो फैसले हैं वो चीज़ों में बदलते रहते हैं, बदलाव आता ही है, आना भी चाहिए, व्हाई नॉट। सर ये अब चूंकि आप मेरठ में हैं, तो अब थोड़ी मेरठ की राजनीति की बात कर लेते हैं। मेरठ में जब न्यूज़ इंडिया की टीम कुछ इलाकों में गई तो एक बात कही गई कि मेरठ में मुस्लिम बस्तियों में विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे जहाँ तक, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा मेरी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी विकास कार्य हैं वो सबके लिए एक साथ एक जैसे किए जाते हैं। आज जो भी जितनी योजनाएं हैं हमारी केंद्र सरकार की या मोदी जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं शुरू हुई हैं, उसमें कहीं ये लिखा होता है क्या कि ये मुसलमान के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए है, ये सिख के लिए है, फलाना, ये सब नहीं होता ना। आप आगे आइए, उनका फ़ायदा उठाइए ना, आपको उठाना चाहिए उन योजनाओं का फ़ायदा। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि मुसलमानों के क्षेत्र में, मेरठ में कार्य नहीं किया जा रहा है विकास। जैसे सीवर नहीं है, पानी की समस्या है। सीवर का तो देखिए, पूरे मेरठ के 20% में सीवर है बस। मेरठ बहुत पुराना शहर है, तब उस तरह की सुविधा नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम इलाके में होती थी। हो सकता है जिसको आज हम 20% कह रहे हैं उतना ही शायद मेरठ रहा हो, या तो मेरठ में है नहीं सीवर की समस्या। जो सीवर की समस्या है जो अब दुरुस्त होनी चाहिए। हमने ये मांग, मैं जब अभी आदरणीय योगी जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी से, तो मैंने ये उनके सामने अपनी ये समस्या और मांग रखी थी कि सीवरेज सिस्टम जो है वो नया मेरठ में डलना चाहिए, वो ज़रूरी है बिल्कुल। हाँ, मेरठ में माल रोड है, अभी भी क्या होता है कि सुबह या शाम को उस एक घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा करना अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है कि उस वक्त सिर्फ अधिकारी ही जा पाएंगे, मेरठ का आम नागरिक जो है वहाँ नहीं निकल सकता, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है आम नागरिक के लिए। इसको लेकर सर आप कोई कदम उठाएंगे? मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा होगा, हो सकता है मेरी मालूमात उतनी ना हो, पर मैं जब भी गुजरता हूँ मुझे कभी कहा नहीं गया कि माल रोड बंद है, या लोग, मतलब दिस इन्फॉर्मेशन इज़ क्वाइट न्यू टू मी, आई एम सॉरी। पर अगर ऐसा है तो उसका ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मेरठ शहर को लेकर के, महानगर है, बड़ा ज़िला है, बड़ा जनपद है, इसको लेकर के हवाई अड्डे को लेकर के लगातार मांग उठती रही है, सुचारू रूप से वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है सर कि आपके नेतृत्व में वो काम जल्द पूरा हो पाएगा? मैं वो अब शीतकालीन सत्र होगा उसमें मैं ये मांग ज़रूर उठाने वाला हूँ, और काफ़ी समय हो गया है उसके लिए, और उसमें ये ज़रूर होना चाहिए। मेरठ में इतना औद्योगिक क्षेत्र भी है, स्पोर्ट्स का इतना मटेरियल यहाँ बनता है, बैंड्स के लिए फेमस है, कैंचियों के लिए फेमस है, ज्वेलरी के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास एक हवाई अड्डा होगा तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं इस करने के लिए। बहुत दिनों से ये मांग उठती रही है। उसके लिए जो मेरी जहाँ तक मालूमात है उसके लिए ज़मीन भी मार्क कर दी गई है, एक्वायर शायद अभी तक नहीं हुई है।
तो वो भी जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये हमारी मांग ज़रूर होगी इस बार। मेरठ को स्मार्ट सिटी घोषित हुए बहुत लंबा वक्त हो गया है, लेकिन धरातल पर उसका विकास नहीं दिखाई देता है। कुछ जगहों पर देखा तो सड़कों में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढे में ही सड़कें हैं लंबे लंबे दूर तक। ये पुराना वो हो चुका है। लेकिन ये चीज़ मैं किसका फेलियर मान रहे हैं आप? अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, या फिर आपस का कोई क्लैश मान रहे हैं? आप इसको व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके से देखते हैं? ये जो चीज़ें नगर निगम को करनी चाहिए वो नगर निगम को करनी चाहिए, ज़रूरी है वो। और जो चीज़ें स्टेट के उसमें आती हैं वो स्टेट को करनी चाहिए। तो जनप्रतिनिधि क्या करता है? जनप्रतिनिधि जो है वो अपनी मांग को रख सकता है सामने, बट फाइनली मतलब आप फिजिकली तो फोर्स नहीं कर सकते किसी को काम करने की। जनप्रतिनिधि फिजिकली तो किसी को फोर्स नहीं कर सकता, अपनी मांगें रख सकता है, ठीक है ना। तो मांग तो रखी गई है, रोज़ बरोज़ रखी गई है। और नगर निगम के उसमें जो जुरिस्डिक्शन में जो सड़कें आती हैं वो उन्हें ज़रूर बनानी चाहिए। वो खुद भी तो सड़कों पे घूमते होंगे ना, उनकी भी गाड़ी खड्डों में जाती होगी ज़रूर ऐश्वर्य। तो ये क्या है, किसी भी चीज़ का जो विकास है ना वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता, वो मिलकर करना होता है। जब तक हम अपनी चीज़ के बारे में, देश के बारे में या अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में हम मिलकर नहीं सोचेंगे ना, तब तक सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास नहीं हो पाता। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विकास, यस, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें सिर्फ सरकार अपना काम करती रहे ऐसा उससे नहीं होता। जिनके लिए काम किया जा रहा है उनको भी लगना पड़ता है उसमें। आपके स्तर पर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी लोकसभा है, आपके स्तर पर ये चीज़ आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल बढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल बढ़ा। मैंने सारे जो यहाँ की समस्याएं हैं वो सब आइडेंटिफाइड है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आइडेंटिफाई हो रही हैं, बहुत दिनों से आइडेंटिफाइड है। वो सारी समस्याएं जो है वो ली जाएंगी ज़रूर। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सर, आपसे बहुत सारी उम्मीदें मेरठ की जनता को है। अभी कुछ रोज़ पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, देश के 3 एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मेरठ ज़िला है, ये स्पोर्ट्स और एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो चलते हैं। क्या उसको लेकर के आपकी तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की है, प्रशासन को कोई पत्र लिखा गया है कि जो घटना, अनहोनी घटना दिल्ली में हुई है, वो, क्योंकि पटना में कार्रवाई हुई है सर, लखनऊ में कार्रवाई हुई है, मेरठ में अभी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो इलीगली चल रहे हैं, तो उसको लेकर के आपकी तरफ से कोई आवाज़ उठेगी? वी हैव थॉट ओवर इट, और हम बहुत जल्दी इस पे कदम उठाने वाले हैं। बहुत जल्दी हमारे यहाँ से जो है वो सूचना भी जाएगी और ये मांग भी की जाएगी कि जो जितने भी इस तरह के संस्थान हैं उनको इमीडिएटली बंद कराना चाहिए। मेरठ के, अभी आपके पास एक लंबा कार्यकाल है मेरठ में, आपकी वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपने मेरठ के लिए सोच रखे हैं और आपकी तरफ से वो मेरठ के लिए क्रियान्वित किए जाएंगे विकास से जुड़े? मेरठ के विकास के लिए मेरठ में एक तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको ईज आउट करने के लिए वी हैव आस्क्ड फॉर कि हमें एक एलिवेटेड रोड जो है वो बनानी चाहिए जो दोनों सिरों पर हाईवे से कनेक्टेड हो, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी बिल्कुल अंदर ना आना पड़े, और अंदर जो लोग हैं वो भी उनको कहीं बाहर निकलने के लिए बहुत दूर तक ना जाना पड़े, वो कहीं से भी उस पर एलिवेटेड रोड पर चढ़ें और निकल जाएं। बिकॉज एलिवेटेड, अच्छा, दूसरा एलिवेटेड रोड जो है वो, ट्रैफिक एक बहुत ज़रूरी है, और जो सड़कें हैं वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मेरठ का सीवर सिस्टम ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत दिनों से ज्वेलरी पार्क की एक मांग उठती रही है, वो जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत ज़रूरी हैं। सर, आप कला से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लोग, बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं आपको मेरठ के भी कि वो अरुण गोविल बनना चाहते हैं। कला के क्षेत्र में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से सर कुछ आगे प्लान सर? क्योंकि ये सवाल उठ के आया था कि जब मैं आपका इंटरव्यू करूं तो सवाल ज़रूर पूछूंगी कि मेरठ जो है वो कला की नगरी है सर, और आप इसका जीवंत उदाहरण है। मेरठ से आप निकले और आज आपने पूरे विश्व में अपना नाम किया। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो मेरठ से हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ रंगमंच के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, कोई बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। ऑडिटोरियम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ये सही बात है। किसी भी शहर में जो इतना बड़ा अब हो, उसमें सभी तरह के जो है बच्चे होते हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ऑडिटोरियम तो मतलब मूलभूत जिन्हें सुविधा कहते हैं ना, वो जो है वो है ऑडिटोरियम।
तो एक ऑडिटोरियम भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, मतलब उनके लिए ऑडिटोरियम ज़रूरी है, और जो खेलने वाले हैं उनके लिए एक स्टेडियम नहीं है यहाँ, एक भी स्टेडियम नहीं है। मतलब जैसे क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल स्टेडियम होता है, या फिर जो एथलीट्स के लिए जो एक स्टेडियम होता है जिसमें ट्रैक वगैरह सारी चीज़ें वो बनी है, वो भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं ये नहीं है मेरठ में अभी, इनका होना बहुत ज़रूरी है, जो हम उठाएंगे इन मांगों को। तो आपके द्वारा चहुमुखी विकास के लिए मेरठ के लिए तमाम आवाज़ें जो है देश की सबसे बड़ी अदालत में उठाई जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं उठाऊंगा इन बातों को पार्लियामेंट में ज़रूर, और पूरी कोशिश होगी कि ये सेंटर को मिलाकर और स्टेट दोनों का अमलगमेशन करके हम इन कामों को कर पाएँ। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, राजनीति को लेकर के इतने दिनों में आपकी जो सोच है वो हमने देखी, किस तरीके से आप व्यक्तिगत जीवन को राजनीति में जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात कही जो मेरा आखिरी सवाल है कि जब आप मोटिवेशनल स्पीकर थे उसके बाद आपने, और आज भी हैं, जब आपने वो पोस्ट डालना शुरू किया तो लोगों ने गलत एंगल से उसको लेना शुरू कर दिया, तो अब आगे ये जारी करेंगे आप? क्योंकि बहुत से लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, राजनीति से अलग भी, जो मेरठ से बाहर के लोग हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं। राजनीति में जो लोग हैं उनको एक बार ये समझ में एक बार आ जाए कि अरुण गोविल नाम का जो व्यक्ति है ये क्या है बेसिकली, जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुझे जान गए हैं, पहचान गए हैं, तब हो सकता है मैं ये ट्वीट्स और इस तरह की बातें दोबारा शुरू करूं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेरठ से सांसद और राम की कल्पना के रूप में लोगों के जहन में आने वाले अरुण गोविल जी, जिन्होंने मेरठ को लेकर के अपनी विचार को स्पष्ट किया, राजनीति को लेकर के अपना विचार स्पष्ट किया, साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात, एक ईमानदार नेता के तौर पर जिस तरीके से आज अपने पूरे साक्षात्कार में तमाम बातों को स्वीकार किया है। अमूमन नेता जो होते हैं वो विकास की चीज़ों से, मुद्दों पर बोलने से बचते हैं, लेकिन आज अरुण गोविल जी ने जिन बातों को प्रमुखता से रखा, ये इस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में मेरठ का चहुमुखी विकास ज़रूर होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा जर्नलिस्ट भूषण के साथ गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।